Hey, hello everyone. So today we will study the concept of motion. Concept of motion के साथ concept of rest, ये दोनों साथ के ही टॉपिक्स हैं. सो इनके बारे में हम लोग आज सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सारी इसी अंडरस्टैंडिंग विथ वेरी इजी एग्जाम्पल्स वील ट्राई टू स्टडी देम. ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक समझने में. I'll try to explain it in a very simple and efficient manner. So without wasting any time, let's start this chapter. सो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन कोई बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बट इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है बिकॉज देर आर सेवरल टर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर, और अक्सर उन टर्म्स को हम समझ नहीं पाते हैं. सो इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, आप ये चैप्टर बहुत ईजिली समझ लोगे. सो द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक जहाँ पे कन्फ्यूजन भी होती है, क्योंकि अक्सर लोग रेफरेंस पॉइंट को समझे बिना एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट कम्प्लीटली करेक्ट. मैं ये नहीं कहूँगा कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप बात ना करें तो आप मोशन और रेस्ट को नहीं समझा पाओगे. आप बिल्कुल समझा पाओगे, बट दैट विल बी एम्बिगुअस. थोड़ा सा वो एम्बिगुअस होगा, कहीं ना कहीं वो उसकी रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी. तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, और अगर आपने इसके रिस्पेक्ट में मोशन और रेस्ट को पढ़ा है, सो दैट विल बी 100% करेक्ट इन ऑल दी कॉन्सेप्ट. मतलब कहीं पे भी ये गलत नहीं हो सकता है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमेशा हम मोशन और रेस्ट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली करेक्ट बिकॉज यू नीड टू डिफाइन इट विद द रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट. आप समझ लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. देखिए, बहुत सीधी सी चीज़ है. इफ़ देयर आर टू स्टूडेंट्स, ठीक है, देयर आर टू स्टूडेंट्स, ये दो ठो बहुत सुंदर सुंदर से दो स्टूडेंट्स हैं. आपने एक का नाम दे दिया कि ए और एक का नाम दे दिया बी. अब आप अगर ये चीज़ कहोगे कि जो स्टूडेंट ए है वो पढ़ाई में अच्छा है, तो आपने कैसे बताया ये चीज़ कि ए स्टूडेंट में अच्छा है? आपने उसको क्योंकि बी से कंपेयर किया, राइट. सो विदाउट कंपेयरिंग इट टू बी आप नहीं बता पाओगे ना कि ए अच्छा है या ख़राब है. इसी तरह अगर आपने कह दिया कि स्टूडेंट बी पढ़ाई में ख़राब है, तो आपको कैसे पता चला ये ख़राब है? क्योंकि आपने इसको ए से कंपेयर किया. ठीक है, इसी तरह कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंस पॉइंट का. रेफरेंस पॉइंट मतलब आप वो पॉइंट, वो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करोगे जिससे आप सारी चीज़ों को कंपेयर करोगे. सो रेफरेंस पॉइंट इज एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ विच वी ट्राई टू कंपेयर डिफरेंट एंटिटीज़. ठीक है, इसे हम लोग कंपेयर करते हैं. एक सिंपल सा एग्जाम्पल है सोलर सिस्टम का. इससे आप लोग ये बहुत ईजिली समझ पाओगे कि आखिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट है क्या. ठीक है, जैसे सबसे पहले आप देखो, अगर आप सोलर सिस्टम में देखोगे, सो द सेंटर ऑफ अ सोलर सिस्टम इज सन, एंड वी ऑलरेडी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन. मतलब सारे के सारे प्लैनेट्स मोशन में है. अब कैसे पता आपको कि ये मोशन में है? अर्थ मोशन में है, मार्स मोशन में है, सैटर्न, नेपट्यून एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स आर इन मोशन. ये आपको कैसे पता चला? बिकॉज आपने उसको एक रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर किया. दैट मीन्स आपने सन के रिस्पेक्ट में सारे प्लैनेट्स को कंपेयर किया. So in this case, sun is considered as the reference point, and with the help of this reference point, we are able to define that all the other planets are in motion. अगर आपने सिंपली ये कह दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. गलत नहीं है, ये भी सही है, बट ये हर जगह सही नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बस का एग्जाम्पल लेते हैं. दिस इज़ अ बस. ठीक है, ये मैंने एक बहुत सुंदर सी, इतनी अच्छी बस आपने कहीं नहीं देखी होगी. एक बस मैंने बना दिया. इस बस में आगे ये ड्राइवर बैठा है बहुत अजीब सा, और पीछे देर आर टू स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन दिस बस. और बाहर ये जो बस है ये रोड पे चल रही है, यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं. अब आपने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना. आप ये सोचो कि ये जो पर्सन है, ये जो यहाँ अंदर बैठा है बस के, अगर बस चल रही है तो इस पर्सन की भी पोजीशन चेंज हो रही है. इसका मतलब ये पर्सन मोशन में हो गया. लेकिन आप ये बताओ, अगर इस पर्सन को मैंने ए कह दिया और ये पीछे वाले पर्सन को मैंने बी कह दिया, अगर बी ए को देखेगा तो क्या ए उसको मोशन में लगेगा? द आंसर इज नो. उसके लिए तो वो रेस्ट पे है अभी भी. सो दैट मीन्स अगर आपने टाइम के रिस्पेक्ट में सिंपली डिफाइन किया तो देखो ऐसे केसेस में ये फेल हो सकता है. दैट टाइम इज नॉट एबल टू डिफाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन.
लेकिन अगर आपने रेफरेंस पॉइंट पे यहाँ पे हेल्प लिया, ठीक है, यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट, देन यू आर एबल टू डिफाइन कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है। अब इसको हम लोग जब डेफिनेशन ऑफ रेस्ट और डेफिनेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन. It says that if a body is changing its position with respect to a reference point, then it is said to be in motion. फिर से वही एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ये रोड है, ठीक है, और रोड के बाहर एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इस पर्सन को हमने मान लिया रेफरेंस पॉइंट। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। ये है ए, और इस बस के अंदर देखो ये जो पर्सन बैठा है इसको मैंने मान लिया बी। अब आप अगर B और A को कंपेयर करोगे तो ये तो दिखेगा ना कि A के रिस्पेक्ट में B की पोजीशन चेंज हो रही है। दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट आउटसाइड द बस दिस पर्सन इज इन मोशन। तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करोगे तो आप डिफाइन कर सकोगे कि व्हाट इज मोशन। सो इट सेज दैट इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अब ये देखिए, ये जो पर्सन ये अंदर बैठा है, इसको अगर हम रेफरेंस पॉइंट जो कि बाहर वाला पर्सन है इससे कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टाइम के साथ हर सेकेंड इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये जो अंदर वाला पर्सन है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। नाउ सिंस इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी इन मोशन। तभी ये मोशन में कहलाएगा अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब ये पर्सन है, आप मान लो बाहर कोई पेड़ है, ठीक है, मान लिया आपने कोई बाहर पेड़ है, आप पेड़ से इस कंपेयर कर दो इस पर्सन को जो कि अंदर बैठा है बस के। नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग दिस पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड द बस विद द ट्री विच इज आउटसाइड, देन ऑल्सो इट्स पोजिशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। अब इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया ये पेड़, और आप देखो हर सेकेंड में, मतलब हर टाइम की इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ इस पर्सन की पोजीशन चेंज हो रही है इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सी डेफिनेशन थी, यू कैन राइट इट डाउन। इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट। सिमिलरली इसी का जस्ट ऑपोजिट, if a body is not changing its position with respect to a reference point then it is said to be at rest. अब आप ये देखो, ये एक पर्सन है, ठीक है, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ फील्ड, और यहाँ पे आप देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ स्टोन। अब टाइम के साथ अगर इस पर्सन की और इस ऑब्जेक्ट के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये नहीं चेंज हो रही है, दैट मीन्स द पोजीशन ऑफ दिस पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टोन इज नॉट चेंजिंग, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, दैट इज वाई द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब आप रेफरेंस पॉइंट किसी को भी ले सकते हो, सपोज ये पर्सन है जिसको हमें कंपेयर करना है, और ये जो दूसरा पर्सन है ना इससे हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो आप देखिए टाइम के साथ ये दोनों की पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है। दिस पर्सन's position is not changing with respect to this person, and that is why it is said to be at rest. So this is the most simplest definition of rest, that is if a body is not changing its position with respect to a reference point then it is said to be at rest. I hope आपको definition of rest और definition of motion समझ में आ गया होगा with respect to the reference point. Now let's move forward to the next topic which is very important, क्योंकि ये कुछ ऐसा टॉपिक है कि आगे चल के हर टॉपिक में, हर सब टॉपिक में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। चाहे हम कोई भी क्वांटिटी पढ़ें, वी नीड टू डिफाइन इट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब जब हम किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वन इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड अदर वन इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। सी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई भी उसमें डायरेक्शन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये अचानक से मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया, आपको तो पता ही नहीं मैग्नीट्यूड क्या है, मैं इसको अभी डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए फ़िलहाल आप बस इतना समझो दैट इफ़ एनी क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी अगर जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। And those type of quantities which contains both magnitude as well as direction, then these quantities are said to be as vector quantity. अब हम आते हैं मैग्नीट्यूड का। देखिए मैग्नीट्यूड की सिंपल सी डेफिनेशन है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू
कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगे तो वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है जिसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है अभी हम लोग देख लेते हैं। एक पर्सन है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है ए पोजीशन पे, ए के बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करके बी पोजीशन पे गया, बी के बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करके सी पोजीशन पे चला गया। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन कहती है इट इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी। नाउ इफ यू लुक एट द डायग्राम, टोटल पाथ क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये हो गया टोटल पाथ ट्रेवल्ड। और टोटल पाथ ट्रेवल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डिस्टेंस। इसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अब जब भी हम पाथ की बात यहाँ कर रहे थे तो क्या कोई डायरेक्शन आई, नो देयर वॉजेंट एनी डायरेक्शन, वी वर सिंपली फॉलोइंग द पाथ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कह दिया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 10 किलोमीटर्स, तो ये देखिए 10 क्या है, व्हाट इज दिस न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज टर्म्ड एज इट्स मैग्नीट्यूड। ये हो गई इसकी मैग्नीट्यूड। और आपने देखा कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन तो आई नहीं, हमने कहा कि पाथ ट्रेवल्ड, मतलब जहाँ जहाँ पाथ था वहाँ वहाँ बॉडी चलती जा रही थी, सो डायरेक्शन वॉज नॉट कंसिडर्ड। इसीलिए डिस्टेंस एग्जाम्पल होता है स्केलर क्वांटिटी का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसी पोजीशन ऑफ द बॉडी को देखें, मतलब बॉडी पहले ए से बी पे गई, बी से सी पे गई, तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी दैट इज ए, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी ए थी और फाइनल पोजीशन क्या थी, सी। अब अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, तो आप ये देखोगे जो डॉटेड लाइन है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। और ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इसको सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि ये शॉर्टकट है, किसी भी दो जगह जाने का ये शॉर्टकट है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को समझाओगे कि आगे से राइट ले लो तो शॉर्टकट पड़ेगा, लाइक आगे से जाके थोड़ा सा उधर लेफ्ट टर्न ले लो या पहली राइट टर्न ले लो, सो दैट विल बी अ शॉर्टकट, वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप देखो राइट लेफ्ट अप डाउन कुछ भी बता रहे हो कि नहीं, तो जहां आपने डायरेक्शन बताया वहां पे ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट अभी आपको बताया ना, डिस्प्लेसमेंट इसी तरह क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पोजीशन है, मान लीजिए मैंने कह दिया 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। अब आप देखो ये ईस्ट डायरेक्शन आ गई कि नहीं, सो जहां पे डायरेक्शन के साथ साथ ये देखिए मैग्नीट्यूड भी है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है एंड द डायरेक्शन इज नॉट इन्वॉल्व, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में हम लोग बस इतना पढ़े, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन पढ़ा, we studied about the reference point and then we studied about the types of quantities, scalar और vector quantity। next वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी important terms हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, distance, displacement, speed, velocity, acceleration, all the terms। और सबसे important है इस चैप्टर का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के बारे में आप कुछ नहीं जानते होगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन करी है। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही है, नाउ वील मीट द अदर टाइम। ओके, थैंक यू।